अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इन क्लोजिंग अ चार्ज। यानी कि इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज पड़ा है तो उस क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन क्लोजिंग अ चार्ज। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। आर्टिकल का नेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस थ्रू अ क्लोज सरफेस इन क्लोजिंग अ चार्ज। ये हमारे आर्टिकल का स्टेटमेंट है जो हमने पढ़नी है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करता हूँ। हम लोग किसी भी किस्म की किसी भी शेप की ज्योमेट्री की क्लोज सरफेस ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना जो आर्टिकल स्टार्ट करेंगे वो सिंपलेस्ट केस से करेंगे। किससे करेंगे? सिंपलेस्ट केस से। फिर सिंपलेस्ट केस से आगे भी जाएंगे। सिंपलेस्ट केस क्या है कि हम लोग एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस ले लेते हैं। कंसीडर करें कि हमारे पास एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है। कौन सी क्लोज सरफेस है? स्फेरिकल। मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल ही ले, हम लोग किसी भी शेप की ले सकते हैं, लेकिन हम लोग स्फेरिकल इसलिए लेंगे क्योंकि इससे हल करना आसान है। फिर बाद में हम इसी को किसी और शेप में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका रेडियस आर है। रेडियस क्या है? आर है इसका, स्मॉल आर। और इसके सेंटर पर एक चार्ज पड़ा है क्यू, पॉजिटिव का क्यू चार्ज पड़ा है। इसके सेंटर पर पॉजिटिव का क्यू चार्ज पड़ा है। तो हमारा टॉपिक है कि हमने चेक करना है कि इस चार्ज की वजह से सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो बच्चों अब हम चेक करते हैं। मैं इसको अब यहां से खत्म कर देता हूं। मेन मकसद है आपको बताना है कि इसका रेडियस क्या है, आर है। तो इस सरफेस में से चेक करना है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो बच्चे इसकी थ्योरी जो है वो मैं नहीं लिखूंगा ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। बस आपने इसकी थ्योरी लिखनी है कि कंसीडर we have a closed surface in the form of sphere of radius r having a positive q charge at its center। ये इसकी थ्योरी आपने थोड़ी सी लिख देनी है। फिर बच्चे आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने का जो फार्मूला है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने का, वो ये फार्मूला है E डॉट A। ये हमने पिछले आर्टिकल में भी पढ़ा था कि इस फार्मूले से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, ये फार्मूला लगता है सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस पर। आपको शायद याद हो हमने पढ़ा था कि इस तरह से हमारे पास कोई सरफेस है, इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है। तो इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो इसमें से कितना फ्लक्स होगा वो हम मालूम कर रहे थे E डॉट A फार्मूला में से। तो आपको शायद याद हो कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इसको प्लेस किया था। तो इसका जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो ये था कि इसका एरिया वेक्टर ये हमने ड्रा कर लिया था और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसके ऊपर ये फार्मूला लग जाएगा। यानी ये फ्लैट सरफेस पर लगेगा सिर्फ और सिर्फ। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि हमारी सरफेस ही स्फेरिकल है। अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ये है, डिवाइड द सरफेस इनटू n स्मॉल पैचेस। हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर अंडे का छिलका है वो तोड़ते रहे, एंड पे जो छोटा सा पीस बचेगा ना, आप चेक कर लीजिएगा वो गोल नहीं होगा, वो सीधा हो चुका होगा। तो जब हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे, पैचेस करेंगे ना, तो ये स्फेरिकल शेप वो छोटे छोटे फ्लैट पैचेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हम इसके पैच करेंगे। बेटा ये समझ लीजिए हमारे पास इसका एक पैच आ गया। इसी तरह से इसका दूसरा भी इधर बना लें, तीसरा बना लें, चौथा बना लें, पांचवा, लाखों बना लें कि पूरी की पूरी सरफेस को आपने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया।
हर पैच का जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया, मैं एरिया वेक्टर नहीं कह रहा, सरफेस एरिया, तो हर पैच का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा डेल्टा A1, दूसरे का होगा डेल्टा A2, तीसरे का होगा डेल्टा A3, चौथे का डेल्टा A4 एंड सो ऑन करते जाए तो सारे के सारे डिवाइड कर लिए और आखिरी वाले का सरफेस एरिया होगा डेल्टा AN। ये सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, एरिया की। समझ लीजिए इसका नाम डेल्टा A1 है, इसका नाम डेल्टा A2 है, इसका नाम डेल्टा A3 है, इसका नाम डेल्टा A4 है एंड सो ऑन। ठीक हो गया, यहां तक तो ओके है। अगर आपका n जो है, हमने इसको n नंबर में डिवाइड किया, अगर n करोड़ों में हो, अरबों में, यानी बहुत बड़ी तादाद हो, तो इफ n इज वेरी लार्ज, अगर आपका n बहुत ज्यादा होगा ना, तो याद रखिएगा ईच पैच बिकम फ्लैट, तो हर पैच खुद ब खुद ही फ्लैट हो जाएगा। अंडे के छिलके के 2 टुकड़े करोगे ना, सिर्फ 2, तो वो कर्व होगा ऐसे। 4 करोगे तो कर्व थोड़ी सी कम हो जाएगी, 10 करोगे और कम हो जाएगी, अगर लाख कर लोगे तो वो बहुत कम हो गया, सीधा ही हो जाएगा। अगर n बहुत बड़ा नंबर हुआ, यानी आपने इसके बहुत सारे टुकड़े कर लिए, तो इसके नतीजे में ये होगा कि आपकी सरफेस जो हर पैच है वो फ्लैट हो चुका होगा। ओके हो गया, यहां तक ओके है। अब आपको पिछले आर्टिकल में पढ़ाया था कि हर सरफेस एरिया का नॉर्मल वेक्टर होता है, जिसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। ये देख लीजिए, एरिया वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो सरफेस के ऊपर क्या होता है, नॉर्मल, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस सरफेस के एरिया के बराबर होगा। यानी इसका एरिया लंबाई तरफ जाएगी तो इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है इस सरफेस के ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल होगी। आउटवर्ड नॉर्मल, ये आउटवर्ड भी मैंने पिछले आर्टिकल में समझाया था, प्लीज देख लीजिएगा आप लोग। तो ये हर सरफेस का एरिया वेक्टर भी होगा, देखिएगा सब लोग। इस सरफेस का एरिया वेक्टर अगर बनाया जाए तो वो इधर को होगा। अगर इसका नाम डेल्टा A1 है तो इस सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर आएगा इसका नाम होगा डेल्टा A1 वेक्टर। इसका नाम डेल्टा A2 है, अगर डेल्टा A2 है इसका नाम सरफेस एरिया का, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और इसका नाम होगा डेल्टा A2 वेक्टर। इसका नाम होगा डेल्टा A3 वेक्टर। इसका नाम होगा डेल्टा A4 वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो हर पैच जिसका एरिया डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 है, उन सब का एरिया वेक्टर होगा। इस वाले का एरिया वेक्टर आएगा डेल्टा A1 वेक्टर, इस वाले का डेल्टा A2 एरिया वेक्टर, डेल्टा A3 एरिया वेक्टर, डेल्टा A4 एरिया वेक्टर और एस ऑन डेल्टा AN एरिया वेक्टर। तो ये हर एरिया वेक्टर सरफेस एरिया के ऊपर क्या होगा, नॉर्मल होगा। आई होप यहां तक सबको समझ लगी होगी भाई, ठीक हो गया। अब आप सबको ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटवर्ड डायरेक्टेड। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड होगी। तो देखिएगा इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जा रही होगी। यहां पर मैं ड्रा कर लेता हूं जी, यहां पर ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होंगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होंगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होंगी, E1, E2, E3, E4। हर सरफेस एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी जो कि सरफेस के ऊपर तो परपेंडिकुलर होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, लेकिन एरिया वेक्टर के पैरेलल होगी। आई होप समझ लगी होगी सबको। इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो होगी E1, वो इसके परपेंडिकुलर सरफेस के और एरिया वेक्टर के पैरेलल। इस सरफेस एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2 जो इसके परपेंडिकुलर होगी लेकिन इसके पैरेलल, आप देख सकते हैं। अगले की E3
जो सरफेस एरिया पर सरफेस पर परपेंडिकुलर लेकिन एरिया वेक्टर पर पैरेलल एंड सो ऑन, हर एक की ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल आई। आई होप सबको यहां तक समझ लगी होगी। अब चलते हैं बुक की तरफ। बुक वाले ने ऐसे नहीं बनाए, बुक वाले ने सिर्फ एक ही बनाया है। बेटा यकीन करें यही काम उसमें करना है आपने, लेकिन उसे समझाने के लिए बुक वाले ने सिर्फ एक ही बनाई है। यानी आप लोग सिर्फ एक ही स्फीयर बना लीजिए। ये हमने स्फीयर बना लिया, समझ लीजिए कि हमने स्फीयर बना लिया। इसका सेंटर पे हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया इसके, और एक ही सरफेस एरिया ले लिया। सरफेस एरिया एक ले लिया, इसका नाम रख लिया डेल्टा ए। 1 2 3 कहने की जरूरत नहीं है। अगर इसको 1 कहेंगे तो इसकी एरिया वेक्टर जो आएगा ये उसकी डायरेक्शन होगी, और इसका नाम होगा डेल्टा A1। अगर ये A2 होगा इसका नाम A2, A3 होगा तो A3। अगर इसका नाम जनरल A रख दिया जाए तो इसका नाम भी डेल्टा A एरिया वेक्टर होगा। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल है, लेकिन इस सरफेस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको ये जरा करके बना कर दिखा दी, बस यही फर्क है। अब आगे मूव करते हैं। आप देख सकते हैं इन सब का लदा अब ये फ्लैट हो चुके हैं, ये फ्लैट हो गए। अब इन सब का लदा से फ्लक्स निकल सकता है, क्योंकि ये फार्मूला लगता ही फ्लैट पर है। लो जी, अब हम लगाते हैं इनके ऊपर फार्मूला लगाते हैं। देखिएगा सब लोग इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास पहले वाले जो हिस्सा है उसका फ्लक्स आएगा आपके पास E1 डॉट डेल्टा A1। पहले पैच का आया, पहले पैच का इसका ये आएगा आपके पास E1 डेल्टा A1 कोस ऑफ थीटा। अब आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा E1 डेल्टा A1 और साथ में आ जाएगा कोस 0। कोस 0 डिग्री होता है 1 के, तो आ जाएगा E1 डेल्टा A1 कोस 0 1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे का निकालेगा फ्लक्स, दूसरे का वो मैं नहीं लिख रहा, ऐसे ही वो निकालना है, ऐसे ही ये करते जाएंगे क्योंकि एंगल उसका भी 0 ही होगा। वो आ जाएगा E2 डेल्टा A2। ऐसे ही फिर फ्लक्स तीसरे का निकालेंगे, वो भी E3 डॉट डेल्टा A3 इक्वल आ जाएगा E3 डेल्टा A3 कोस 0 डिग्री आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फिर उसका जवाब आ जाएगा E3 डेल्टा A3। फिर चौथे का निकालेंगे ऐसे ही E4 डॉट डेल्टा A4, ये ऐसे ही निकालेंगे। फिर इक्वल आ गया E4 डेल्टा A4 कोस थीटा, E4 डेल्टा A4 कोस 0, तो ये आ जाएगा E4 डेल्टा A4 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही निकालते गए, ये जवाब आते गए। आपके पास जो फ्लक्स n आएगा वो आपके पास आ जाएगा एज इट इज। फ्लक्स आपके पास n भी एज इट इज आ जाएगा आपके पास En डेल्टा AN। आई होप सबको यहां तक समझ लगी होगी, आई होप सबको समझ लगी है। हमारा टारगेट है पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालना। तो जब पूरी सरफेस का फ्लक्स आपके पास आएगा, टोटल फ्लक्स वो इन सबको जमा करके आएगा, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4 एंड सो ऑन, फ्लक्स n। इन सबको जमा करके आएगा हमारे पास टोटल फ्लक्स। अब फ्लक्स बन गया, देखिएगा E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2, E3 डेल्टा A3, E4 डेल्टा A4 एंड सो ऑन En डेल्टा AN। अब बेटा यहां पर एक बात और मतलब है, चार्ज कहां पड़ा है, सेंटर पे। तो सेंटर से इस स्फेरिकल सरफेस का जो सरफेस का फासला है वो हर तरफ सेम होगा। अगर सेंटर पे चार्ज है तो स्फेरिकल सरफेस की जो बाहर वाली बाउंड्री है उसका हर पॉइंट का फासला सेम होगा।
ये आप सबको मानते हैं इस बात को कि यहां से लेकर तो इधर बना लेते हैं, ये फासला, ये फासला, ये फासला, ये हर तरफ फासला सेम होगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R² के। अगर फासला सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पर सेम होगी, हर पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। बुक वाले ने इसके लिए एक वर्ड लिखा है ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब यही है कि चार्ज सेंटर पर है तो हर साइड से चार्ज तक का फासला इक्वल है, तो सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पैच के लिए सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पैच के लिए सेम होगी, यानी कि E1 बराबर है E2 बराबर है E3 बराबर है E4, ये सारे ही बराबर हैं En भी, ये सारे बराबर है। इसको मैं एक ही नाम दे देता हूं, E1 को भी E2 को भी, सबका एक ही नाम रख देते हैं कॉमन E सबका नाम रख देते हैं E। तो इन सब में से आप देख सकते हैं कि E1 E2 E3 E4 जब सारे बराबर हैं तो E को ले लो, कॉमन ले लो, E कॉमन ले लिया इनमें से। अंदर क्या बच गया, डेल्टा A1 पहले बैच का सरफेस एरिया, दूसरे बैच का डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड सो ऑन डेल्टा AN। बेटा गौर करें, जब सारे पैचेस का एरिया जमा करेंगे तो किसका एरिया निकलेगा, पूरे स्फीयर का एरिया। इन सबको जमा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ स्फीयर। आई होप यहां तक सबको समझ लगी होगी। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो मैंने आपको पहले वो बता दिया, फार्मूला KQ/R²। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q साथ में आ गया और बटे में R² आ गया। आई होप ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है सबको। और एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है ये होता है 4 पाई R²। ये एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है, एरिया ऑफ स्फीयर का 4 पाई R²। तो बेटा 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, R² से R² कट गया, तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स आएगा मेरी वो आपके पास क्या आएगा बोला, Q/ε0। जब आपके पास सेंटर पे चार्ज पड़ा होगा तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो Q/ε0 आएगा। मैं यहाँ पर एक बात आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग या क्रॉसिंग या पासिंग थ्रू द सरफेस। तो इसमें से इस चार्ज की वजह से कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है वो ये बताएगा। यहां पर आप चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, अज्यूम करें हमने 1 कूलम चार्ज रख लिया है, तो 1 कूलम चार्ज रखें और बड़े में एप्सिलॉन क्या है आपको पता है, 8.85 10⁻⁻12। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आपके पास जवाब आएगा इसका मतलब है इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से गुजर रही है। आप हल कर सकते हैं इसको, 1/8.85 सेपरेट कर लीजिए और 10⁻+12 ये कर लीजिए। इसको जब आप हल करोगे ना तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगी 10⁻11 या 10⁻12 में आएगी। यानी 10⁻11 का मतलब होता है 1 खरब, इतनी लाइन गुजर रही होंगी इसमें से। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। आप खुद देखें, अगर मैं ये चार्ज बड़ा पुट करूंगा तो यहाँ बड़ी रकम आएगी ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात जो है ना गौर मतलब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मीडियम के। ये मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो मीडियम के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन मीडियम कह ले या यहाँ पर εr कह सकते हैं आप लोग, εr। यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर मैं εr यहाँ पर मैं रख लेता हूँ चार्ज के गिर्द कोई मीडियम रख लेता हूँ, कोई मीडियम चार्ज के गिर्द वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम रख देते हैं। समझ लीजिए हम लोग शीशे की एक दीवार बना लेते हैं चार्ज के इर्द गिर्द। तो यहाँ पर ये फार्मूला जो है ना आपका ये चेंज हो जाएगा, आपका फार्मूला जो है फ्लक्स का वो चेंज हो जाएगा Q/ε0 और εr ये आ जाएगा साथ में।
जब बटे में एप्सिलॉन आर आएगा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज है, किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए वैक्यूम के अलावा एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा। तो जब आप यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा पुट करोगे तो फ्लक्स आपका कम हो जाएगा। तो कोई आप जब मीडियम इंसर्ट करेंगे तो फ्लक्स आपका कम हो जाएगा। अगर आप चार्ज बढ़ाएंगे तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, चार्ज कम करेंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा। आई होप सबको समझ लगी होगी कि चार्ज फ्लक्स पर डिपेंड करता है, सॉरी फ्लक्स जो है वो चार्ज पर डिपेंड करता है और मीडियम पर। फ्लक्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एप्सिलॉन आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आ गया मुश्किल। शुरू में मैंने कहा था कि हम डिफिकल्ट केस भी करेंगे। मैं सरफेस किसी और शेप की ले लेता हूँ। अज्यूम कर लीजिए हम ये ऐसी सरफेस ले लेते हैं, ये बुक में बनी हुई है आपकी सेकंड ईयर की बुक में, ये मैंगो टाइप शेप है। हम लोग चार्ज इसके अंदर रख लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें से चेक करना है फ्लक्स कितना है। अज्यूम करें हम इसके गिर्द भी ये सरफेस स्फेरिकल ड्रा कर लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस ड्रा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी लाइंस ये स्फीयर से गुजरेगी उतनी ही ये मैंगो टाइप शेप में से गुजरेगी, जितनी इसमें से गुजरेगी उतनी इसमें से, यानी जितनी लाइंस इसमें से गुजरेगी स्फीयर में से उतनी ही इसमें से गुजरेगी। तो फ्लक्स दोनों शेप के लिए क्या होगा, सेम होगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड नहीं करता शेप पर और जियोमेट्री पर। आई होप आपको ये बात समझ लगी होगी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजारेंगे तो जितनी लाइन स्फीयर से गुजरेगी उतनी ही इस शेप से गुजरेगी, जितनी स्फीयर से गुजरेगी उतनी ही उस शेप से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता, आप जैसी मर्जी शेप ले लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों में से सेम रहेगा। लेकिन याद रखिएगा गाजिस दा सॉरी ये जो आपके पास आएगा ये क्लोज सरफेस के लिए यूज होगा, क्लोज सरफेस के लिए। आई होप आपको आज का आर्टिकल समझ लगी होगी। सबको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह डिटेल में समझाया गया है, हर चीज़ आपको समझ लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।